हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो जैसे कि हमारा हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया। उसमें हमने दो टॉपिक्स अपने कंप्लीट करे थे, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द नेपोलियन कोड। सो दिस इज गोइंग टू बी अवर पार्ट सेकेंड। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कब हुआ, कब उन लोगों को लगा कि हमें हमारे राष्ट्र के लिए, हमें हमारे हक के लिए लड़ना चाहिए। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इन 18th सेंचुरी यूरोप हैड नो नेशन स्टेट। 18th सेंचुरी तक यूरोप के खुद के पास कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशन स्टेट का मतलब ऐसा स्टेट जहां पर जिसके नियम खुद चलते हों। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड में साम्राज्य बने हुए थे जो कि डिफरेंट डिफरेंट राजाओं द्वारा चलाए जा रहे थे। Whose rulers had their autonomous territories, जिनके राजा खुद के नियम लगाते थे। The people of Europe did not share a collective identity or a common culture. यूरोप के लोग कभी भी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी कि उनके खुद की सामाजिक कोई भी पहचान नहीं होती थी। पूरा जो यूरोप का शासन चल रहा था वो राजाओं महाराजाओं के हाथ में था, या फिर बड़े बड़े जो रूलर्स होते थे उनके हाथ में था। वहां के जो नॉर्मल लोग थे यानी कि वहां के जो सिटीजन्स थे उनकी खुद की आइडेंटिटी कभी भी नहीं बन पाई थी। और एक कॉमन कल्चर, वहां का जो कल्चर होता था, परंपराएं होती थी, वो भी सबकी खुद की अलग अलग नहीं होती थी, बल्कि एक सोशली कल्चर वहां पर फॉलो करा जाता तो जो कि राजा द्वारा निर्माण होता था। नेक्स्ट इसमें हमारा इंपॉर्टेंट है द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड द पीपल। द हैब्सबर्ग एम्पायर काफी ज्यादा पावरफुल एम्पायर वहां का था, जिसने सबसे ज्यादा लंबे समय तक यानी कि 15th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी यूरोप में अपना शासन जमाया था। डेट रूल ओवर ऑस्ट्रेलिया, जिसने वहां के ऑस्ट्रेलिया और हंगरी पे पूरी प्रकार से कब्जा कर रखा था। उसमें कौन से रीजन्स थे या फिर कौन से क्षेत्र थे जहां पर हैब्सबर्ग एम्पायर का शासन था, डिस्कस करते हैं। द अल्पाइन रीजन, ट्रॉयल, ऑस्ट्रेलिया एंड बोहेमिया वर द एट्रोक्रेसी स्पॉक जर्मनी। एट्रोक्रेसी का मतलब होता है खुद की बनाई हुई सरकार। ऐसी सरकार जो हैब्सबर्ग एम्पायर ने बनाई थी, वहां पर जिसके खुद के ही नियम लगाए गए थे। जो भी लैंग्वेज वो लोग बोलते थे, वहां के नागरिकों को वही लैंग्वेज में बातचीत करनी पड़ती थी। इटालियन पीपल स्पोक लोम्बार्डी एंड वेटेनिया। इटालियन लोग वहां पर लोम्बार्डी एंड वेटेनिया भाषा बोलते थे। गैलिशिया वर द एट्रोक्रेसी स्पोक पॉलिशियस। गैलिशिया समाज जो था यानी कि एक वहां की जो कम्युनिटी थी गैलिशिया, वो पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी। हंगरी इन विच हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार। हंगरी में आधे से ज्यादा जनसंख्या मैग्यार भाषा बोलती थी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज वहां पर डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं बोल रही थी, जिससे लोगों को ये चीज लगती थी कि हम सब एक देश में रहने के बावजूद भी अलग अलग हैं, क्योंकि वहां पर जो यूनिटी थी वो एक नहीं थी। अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग भाषा का प्रयोग करती थी, अलग अलग रीति रिवाज उनके होते थे, जिससे वो अपने आप को यूरोपियन नहीं कह सकते थे। The difference made it hard for them to feel united politically. इसी कारण उन वहां के जो नागरिक थे, वहां के जो सिटीजन्स थे, उनको इस चीज पर विश्वास लाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता था कि क्या हम इस राष्ट्र के ही नागरिक हैं, क्योंकि वो सब एक अलग अलग तरह से अपना जीवन जीते थे। The only thing connecting these groups were their loyalty to the emperor. केवल एक ही चीज के कारण वो वहां पर उस साम्राज्य से जुड़े हुए थे जो कि उनकी थी लॉयल्टी, यानी कि अपने राजा के प्रति उनकी ईमानदारी। उनके राजा ने जो उन्हें एक बार ऑर्डर दे दिया तो दे हैव टू फॉलो दैट, उन्हें वो ही मानना पड़ता था। उसी के कारण वो उसे अपना देश मानते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा द एटोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास का यूरोप के नेशनलिज्म में काफी ज्यादा योगदान था। एटोक्रेसी का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट बनाना जो कि देश के लिए अच्छे कार्य करती है, साथ में काफी लंबे समय तक वो रूल भी करती है। वहां के जो अच्छी चीजें हैं, वहां की जो बुरी चीजें हैं, वो सब एटोक्रेसी गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। द एटोक्रेसी वॉज सोशली एंड पॉलिटिकल डोमिनेंट क्लास। एटोक्रेसी होती है एक सामाजिक और राजनीतिक समाज से जुड़ी हुई, साथ में राजनीतिक जो कि खुद की तकनीक भी अपनाए। ऐसी सरकार जो कि समाज के लिए भी काम करे और साथ में राजनीतिक भी चलती रहे। द पीपल इन दिस ग्रुप शेयर्ड अ सिमिलर वे ऑफ लिविंग एंड इग्नोर रिलीजन डिफरेंस। यहाँ पर जो मिडिल क्लास के लोग थे वो अपनी ही एक कम्युनिटी मनाते थे, जो कि आपस में ही सारे तीज त्योहार मनाते थे, और जो दूसरी भाषा बोलने वाले लोग थे उनसे काफी हद तक दूर रहते
थे। दे ऑन प्रॉपर्टी इन कंट्री साइड एंड टाउन हाउसेस। वो खुद की कंट्री के साइड में, यानी कि कंट्री साइड का मतलब होता है गांव वाला क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र से वो निकलते थे या फिर ऐसे क्षेत्र में वो अपनी प्रॉपर्टी लेते थे जहां पर उनको एक अलग से एकांत मिल सके। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। एक कम्युनिटी के लोग जब एक ही ग्रुप में जब 4-5 कम्युनिटी के लोग रहते थे तो वो आपस में ही शादी वगैरह करके अपनी ही कम्युनिटी को और भी ज्यादा स्ट्रांग या फिर पावरफुल बना लेते थे। दिस फैमिलीज कंसिस्ट ऑफ मोर पीसेंट्री फील्ड। इन फैमिली में ज्यादातर लोग किसान होते थे जो कि बड़े बड़े खेत ले लेते थे गांव के पार और वहां पर अपनी खेती बाड़ी करते थे, साथ में अपना जीवन यापन करते थे। इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मींट द ग्रोथ ऑफ टाउन। वेस्टर्न पार्ट सेंट्रल के यूरोप के सेंट्रल पार्ट में अब एक नई चीज की लहर आई, वो थी हमारी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा। मिडिल क्लास के लोग जो कि एजुकेटेड हो गए थे उनको लगा कि अब हमें का आमदनी करने के लिए इंडस्ट्री सेक्टर में जाना चाहिए, हमें हमारा रोजगार ढूंढना चाहिए। As a result of industrialization, the new social group of working class population and middle class came into existence. धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि उद्योग बढ़े वहां पर नए नए लोग आने लगे, नए नए काम करने लगे, जिससे वहां की मार्केट काफी ज्यादा अच्छी होने लगी। After aristocratic privileges were removed, ideas of national unity gained popularity among the educated and liberal middle class. इसके बाद वहां पर लोगों को जब काम मिलने लगे तो लोग बाग एजुकेशन लेने लगे। एजुकेशन के साथ साथ उन्होंने नई नई अपनी जो कल्चर्स होती थी उनको भी फॉलो करने लगे, साथ में वो हैप्पीली एक तरह अपनी कम्युनिटी में खुश रहने लगे। तो ये आज हमने डिस्कस करा था इसमें द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ और किस कारण से हुआ था। उसमें इंपॉर्टेंट रखने वाली चीज ये है कि एक हैब्सबर्ग एम्पायर थे जो कि वहां पर काफी ज्यादा पावरफुल नेता माने गए थे, जैसे हम इंडियन लैंग्वेज में अपने बोलते हैं कि नेता थे, बट वहां पर वो काफी ज्यादा अच्छे एम्पायर थे, राजा थे, जो कि अपने यूरोप को एक नया रुतबा देना चाहते थे, एक नया मोड़ देना चाहते थे। बट कई चीजें ऐसी होती थी वहां पर डिफरेंट डिफरेंट वे में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती थी, जिसके कारण वहां के लोगों को ये लगता था कि हम एक जगह होकर भी एक नहीं हैं, जिसके कारण उनको ये महसूस होता था कि हम यूरोपियंस नहीं हैं। इसलिए वो हमेशा अपने लिए एक नई नीति चाहते थे या अपने लिए एक नया नेशनलिज्म चाहते थे, जहां पर पूरे यूरोप को एकजुट होकर माना जाए, जहां पर सबके हक में आवाज उठाई जाए। देन हमने इसमें पढ़ा था द एटोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, कि न्यू मिडिल क्लास ने कौन से कार्य किए। न्यू मिडिल क्लास ने अपने लिए खुद की एक कम्युनिटी बनाई जो कि गांव के बाहर रहती थी या फिर टाउन के बाहर रहती थी। वहां पर अपने थोड़ी जमीनें ली, वहां पर उन्होंने खेती बाड़ी करी, क्योंकि ज्यादातर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर फ्रॉम फार्मर्स, ठीक है। तो उसमें वो खेती बाड़ी करते थे, साथ में थोड़ा बहुत एजुकेशन वाले जो लोग थे वहां पर उन्होंने इंडस्ट्रीज की डिमांड करी या फिर खुद की मेहनत से वहां पर उन्होंने इंडस्ट्रीज को स्थापित करा, जिसमें वो लोग काम करके एजुकेशन भी गेन करते थे, साथ में यूरोप के जो इकोनॉमिक्स जोन होता है उसको भी वो हेल्प करते थे। तो हमने इसमें हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द नेपोलियन कोड, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द एटोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। नेक्स्ट इसमें हम दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे, लिबरलिज्म, जो कि एक खुद में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही हो। इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन यू, प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू।